नालंदा नगर नाम के गांव में किशन लाल नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वो शिप्स में गुड्स विदेश को रवाना करता था। उसकी एक लौती बेटी का नाम गंगा था। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। पड़ोस गांव में मदन लाल नाम का एक करोड़पति रहता था। वो बहुत लालची आदमी था। उसे पैसों की लत थी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ भी उसके जैसे ही थी। मदन लाल किशन लाल के घर लड़की देखने आया। तब किशन लाल मदन लाल के माँ से, माँ, हमें आपका बेटा पसंद आया। मेरी एक लौती बेटी है। मैंने बहुत पैसे कमाया है। इनके शादी के बाद मेरे सारे जायदाद को बेटी और दामाद के नाम पर लिखकर मेरा सारा कारोबार उन्हें देकर हम कोई तीर्थ स्थल जाकर वहीं अपनी बाकी की जिंदगी बिताएंगे, यूँ सोच रहे हैं। तब मदन लाल बहुत खुश हुआ और उसकी माँ नाटक करते हुए, ये कैसी बात है जी, हम आपके जायदाद को देखकर नहीं आए, आपके लड़की की खूबसूरती और अच्छे गुणों के बारे में पता करके आए हैं। वैसे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो शादी के बाद आप भी हमारे साथ रह सकते हैं। कहकर अच्छी होने का नाटक करने लगी। बाद में उनकी शादी धूमधाम से हुई। गंगा को मदन लाल और उसकी माँ बहुत प्यार से देखने लगे। उसकी सास गंगा के उठते ही कॉफी ला कर दी। ये क्या सासू माँ, आप कॉफी क्यों लाए? कृपा करके ऐसे मत कीजिए। कल से मैं जल्दी उठकर आप सबको कॉफी दूंगी। वाह, मेरी बहू कितनी अच्छी लड़की है, कहकर उसकी प्रशंसा करने का नाटक करने लगी। मदन लाल आए दिन गंगा को नए नए कपड़े खरीद कर देने लगा। ये लो पूजा, तुम पैसों में पली बड़ी हो ना। सुना है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें आए दिन एक नया ड्रेस खरीद कर देते हैं, तो मैं क्यों नहीं दे सकता। अच्छा वो छोड़ो, तुम्हारे पिताजी कब रिटायर हो रहे हैं? वो बेचारे और कितने दिन मेहनत करेंगे बोलो। कहकर चालाकी से जायदाद के बारे में उसे याद किया। एक दिन अचानक से एक तूफान में किशन लाल के सारे शिप्स समुद्र में डूब गए। उस वजह से किशन लाल कर्जों में डूब गया और एक छोटे से झोपड़ी में रहने लगा। और तब से गंगा की मुश्किलें शुरू हुई। सास को कॉफी देते ही वो कॉफी पीकर उसके मुंह पे कॉफी मारकर, छी, ये कॉफी तेरी सूरत के जैसे बहुत घटिया है री। तेरे पिता धोखा देकर तुम्हें हमारे घर भेजे, कल मुँह ही कहेंगी। उसे अच्छा ही हुआ, सुना है कि वो कमीना अब झोपड़ी में रहने लगा है। घर साफ करते समय गंगा से टीवी देखते हुए मदन लाल, चे सुबह सुबह अपनी सूरत मुझे मत दिखाओ, कल मुँह ही कही कि तेरे पिता बहुत बड़ा धोखेबाज है लगता है। पूरी जायदाद दूंगा यूँ हमसे कहकर अब वो खुद भीख मांग कर जी रहा है। तुम्हें इस घर में एक नौकरानी के जैसे ही मरना होगा, कल मुँह ही कही कि कहकर डांटने लगा और उसे मारना भी शुरू किया। गंगा अकेली बैठकर रोने लगी। एक दिन रात के समय बगल वाले कमरे में मदन लाल और उसकी माँ को बात करते हुए गंगा छुपकर सुन ली और गंगा दंग रह गई। वो दोनों मिलकर उसे मारकर मदन लाल को दूसरी लड़की से शादी करने के लिए सोच रहे थे। ये बात पता करके वो डर गई। वो तुरंत घर में से भाग गई। वो ऐसे एक नदी के पास आकर, हे भगवान, मेरी जिंदगी ऐसे क्यों हुई है? अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? उनके हाथों मरने से अच्छा मैं खुदकुशी करूंगी। कहकर पानी में कूदने चली। तभी पानी में से एक देवता प्रत्यक्ष हुए। माँ, खुदकुशी करना बहुत बड़ा पाप है। तुम मरकर अपने माता पिता को अनाथ बनाओगी क्या? तुम्हारे पिताजी को फिर से अपनी जायदाद मिले जैसे मैं करूँगा। तुम्हारे सास और पति को भी सबक सिखाऊंगा। अपने नाम में ही गंगा रखने वाली तुम्हें परेशानी आए तो वो गंगा माता चुप कैसे बैठेगी? बोलो, तुम हिम्मत करके घर जाओ माँ, सब अच्छा ही होगा। कहकर आशीर्वाद दिया। तब किशन लाल के आगे बहुत सारा पैसा और सोना प्रकट हुआ। वो देखकर किशन लाल और उसकी पत्नी आश्चर्य में पड़ गए। घर आए गंगा को देखकर पति और सास उसे मारने लगे। कहाँ गई री, कल मुँह ही कहेंगी। हमें बताए बिना बाहर जाने की हिम्मत तूने कैसे किया? कहकर उसे मारने लगा। तब बेचारी गंगा रोने लगी। उसकी आंखों में से आंसू टपकने लगे। वो ऐसे बिना रुके गिरने लगे।
तब वो पूरा कमरा पानी में डूबकर मदनलाल और उसकी माँ पानी में डूबने लगे। रुको गंगा रुको, रोना मत, बाप रे हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए कहकर पुकारने लगा। माँ गंगा रोना मत, हाथ जोड़ते हैं, हम डूबकर मरेंगे लगता है, बचाइए कहकर पुकारने लगी। तभी वहाँ एक देवी प्रकट हुई। क्यों रे नीच मानव, इस मासूम लड़की को मारने की सोचे थे ना, मैं कैसे चुप बैठूंगी? बोलो, कम से कम अब से तो भी उसे अच्छे से नहीं देखते तो मैं आप लोगों को डुबा दूंगी। माँ गलती हो गई, हम कभी ऐसे काम नहीं करेंगे, हमें माफ कीजिए कहकर दोनों हाथ जोड़े। तब देवता के साथ साथ वो पानी भी गायब हो गई। तब से सास और पति गंगा को अच्छे से देखने लगे।